राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाई राघव सर में। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन की लास्ट क्लास में हमने गैसों की द्रव्य विलेयता पढ़ ली थी। आज हमारा उसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है उसको हम देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का न्यू, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। वाष्प दाब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? आप किसी लिक्विड को, किसी द्रव को एक बंद पात्र में गर्म करते हो। बंद पात्र में गर्म करते हो, और गर्म भी आप किस पे करते हो? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर। तो वो गर्म करने पर द्रव क्या बनाएगा? धीरे धीरे वाष्प बनाएगा। स्थिर ताप पर हम देखते हैं जितना द्रव वाष्प में बदलना होता है उतना द्रव वाष्प में बदल जाएगा। यानी द्रव के वाष्प में बदलने की दर कहलाती है वाष्पन की दर। यानी द्रव किस में बदल गया? वाष्प में। द्रव वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर वाष्प आपस वापस द्रव में बदलने लग जाती है, क्योंकि जितनी वाष्प द्रव में बदलनी होती है उतनी बदल जाएगी। द्रव के वाष्प में बदलने की दर और वाष्प के द्रव में बदलने की दर बराबर हो जाती है। यानी द्रव के वाष्प में बदलने की दर कहलाती है वाष्पन की दर, रेट ऑफ वेपराइजेशन। और वाष्प के द्रव में बदलने की दर कहलाती है संघनन की दर, रेट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की दर। तो स्थिर ताप पर आपके पास वाष्पन की दर जो है वो संघनन की दर के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं, इस स्थिति को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। तो इस साम्य अवस्था पर हम देखते हैं द्रव के द्वारा बनी हुई जो वाष्प है वो इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाती है। और ये जो लगने वाला दाब है इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। ठीक है, साम्य अवस्था पर द्रव के द्वारा बनी हुई वाष्प का द्रव की सतह पर लगाए जाने वाला दाब ही क्या कहलाता है? आपका वाष्प दाब। एक बार दोबारा देख लो। जब हम किसी द्रव को बंद पात्र में गर्म करते हैं, गर्म किस पे करेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो जितना द्रव है वो वाष्प में बदल सकता है, वाष्प में बदल जाएगा। एक सीमा तक वाष्प में बदलेगा, फिर वाष्प जो है वो दोबारा संघनित होकर द्रव में बदलने लगेगी। तो द्रव वाष्प में बदल रहा है, इसको बोलते हैं वाष्पन की दर। और वाष्प दोबारा द्रव में बदलेगा, इसे बोलते हैं संघनन की दर। तो इस साम्य अवस्था पर हम क्या देखते हैं? जो वाष्पन की दर है वो संघनन की दर के क्या हो जाती है? बराबर। संघनन की दर के बराबर हो जाती है। साम्य अवस्था पर। और इस स्थिति में आप द्रव के द्वारा जो बनी हुई वाष्प है ये द्रव की सतह पर एक दाब लगाने लग जाती है। और इसी दाब को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो ये वाष्प दाब होता है वेपर प्रेशर। साम्य अवस्था पर द्रव के द्वारा बनी हुई वाष्प का, साम्य अवस्था कौन सी? द्रव और वाष्प जब दोनों एक दूसरे में बदल रहे हैं उस स्थिति को साम्य अवस्था बोल रहे हैं। साम्य अवस्था पर, स्थिर ताप पर साम्य अवस्था पर द्रव के द्वारा बनी हुई वाष्प का द्रव की सतह पर लगाए जाने वाला दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। अब वाष्प दाब की बात करें, इनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? सबसे पहला कारक हम बात करते हैं ताप। तो आप सभी जानते हो ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्पन की दर भी क्या होती है? बढ़ती है।
जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कोई द्रव को, उतना ज़्यादा वो वाष्प में बदलेगा, यानी वाष्पन की दर भी बढ़ेगी। यानी वाष्पन की दर बढ़ेगी तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाष्प दाब भी बढ़ता है। डायरेक्ट लिख देते हैं वाष्प दाब भी बढ़ेगा। यानी बोल सकते हैं ताप के डायरेक्टली क्या होगा, टेम्परेचर के वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ग्राफ बना दें हम, यहाँ ले लें टेम्परेचर, यहाँ ले लें हम वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आपके ताप का प्रभाव है। दूसरा एक और प्रभाव आता है, हम उसको देखें। ठीक है, जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है, वाष्प दाब जो है, वो अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के इनडायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। वाष्प दाब जो होगा वो अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल जितना ज्यादा मजबूत होगा, वाष्प दाब उतना ही कम होगा। सीधी सी बात है, कोई आप द्रव ले रहे हो, दो द्रव ले रहे हो, उन दो द्रवों के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल अलग अलग है, एक में ज्यादा है और एक में कम है। तो जिसमें अंतराण्विक बल कम होगा वो इजीली टूट जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिसमें अंतराण्विक बल अधिक मजबूत होंगे उसको वेपर में कन्वर्ट होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उसकी वेपर कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो ये आपके वेपर प्रेशर की बात हो गई। ठीक है, अब वेपर प्रेशर के अगर हम देखें नोट्सों में, एक बार इसको देख लेते हैं वेपर प्रेशर वाले पोर्शन को। तो ये देखो, ये आपके पास वेपर प्रेशर वाली स्लाइड आ गई पूरी। अब वेपर प्रेशर हमने जो पढ़ा है उसको देख लें। ठीक है, सबसे पहले वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या होता है। हाँ, वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर प्रेशर क्या है, डेफिनेशन मैंने बताई थी। दिए गए ताप पर द्रव वाले, दिए गए ताप पर द्रव वाले साम्य में द्रव सतह पर वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो वही बात आ गई, साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर द्रव के द्वारा बनी हुई वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब। यह अधिकांश ताप पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है, किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। पात्र की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। आप कौन सा पात्र ले रहे हो, बैसल क्या ले रहे हो, उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता, उसके आकार पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखना है, साइज और शेप दोनों पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। दूसरा हमने क्या देखा, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में, वो सॉरी वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला पहला कारक टेम्परेचर हमने देख लिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको मैंने कहा था वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ता है। अब वाष्प दाब और टेम्परेचर का एक रिलेशन है जिसे बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जर्नली आप बोल देते हो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है, क्वथनांक कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। सही डेफिनेशन क्या है, वह ताप जिस पर द्रव के द्वारा बनी हुई वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक। मतलब आप देखें, कोई द्रव कब उबलने लगेगा, जब आप उसे गर्म कर रहे हो, और गर्म करोगे तो गर्म करने पर उसका जो वाष्प दाब है, इस द्रव का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वो इक्वल आ जाए इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसके इक्वल आ जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो वह टेम्परेचर जिस पर
उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, तो वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। वही क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। अब देखो एक ग्राफ दे रखा है आपके पास। ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर है हमारे पास और ये टेम्परेचर है, वही आ गया। और ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। दूसरा आ गया नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मैंने बताया, किसी द्रव का वाष्प दाब जो है अणुओं के मध्य कार्यरत अंतराण्विक बलों की सामर्थ्यता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। मैंने बताया अणुओं के मध्य जितना ज्यादा आपके पास मजबूत आकर्षण बल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। और किसी लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को हम देखें। एग्जाम्पल क्या दे रखा है देखें। एक तो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका वेपर प्रेशर हाई होता है, वाष्प दाब उच्च होता है, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में आपसे पूछा जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड और H2O, H2O में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? H2O। और CCl4 में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? तो आप जानते हो CCl4 का वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा CCl4 का। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। और वाटर में आप सभी अच्छे से पढ़ते हो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग होने के कारण इसको इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और वेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इसका कम होगा। तो सीधा दे रखा है, क्योंकि जल की तुलना में CCl4 में दुर्बल अंतरा आणविक बल पाए जाते हैं। ठीक है। वाष्पशील द्रवों का क्वथनांक अवाष्पशील द्रवों के क्वथनांक की तुलना में कैसा होता है? कम होता है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, जो लिक्विड ज्यादा वेपराइज होगा यानी ज्यादा वाष्पशील होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसका जो वॉलेटाइल ज्यादा होगा, वाष्पशील ज्यादा होगा, वॉलेटाइल का मतलब जो वाष्पशील है, जो लिक्विड वाष्पशील है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी वो जल्दी बराबर आ जाएगा। और जो नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो ये पूरी कहानी वेपर प्रेशर से जुड़ी हुई है, क्योंकि आगे एक रूल आने वाला है जैसे बोलते हैं राउल्ट्स लॉ या राउल्ट का नियम। तो नॉन वॉलेटाइल जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, तो उसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। तो ध्यान रखना, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाती है। आपको समझ में आ जाना चाहिए वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये पूरी कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक दे रखा है आपके पास, कौन सा? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। ठीक है। जिसे बोलते हैं हम राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है इसको हम देखें तो राउल्ट का नियम दो तरीके के सॉल्यूशन में काम करता है। एक तो काम करता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं हम द्रव द्रव विलयन।
द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन का मतलब यहाँ पे लिक्विड ही क्या है, सॉल्यूट है, और ये लिक्विड ही क्या है, सॉल्वेंट है। यानी दोनों जो लिक्विड हैं, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। आप समझे, जैसे एक लिक्विड हम ले रहे हैं ये, और दूसरा लिक्विड ये ले रहे हैं, ये लिक्विड ले लिया हमने, एक ए है, और ए जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है ए, और एक हमने लिक्विड यहाँ पे ले लिया, ये आपके पास सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट, ये भी है। ठीक है। अब इस सॉल्यूट, जब दोनों लिक्विड है तो एक चीज और ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों कैसे होंगे, वॉलेटाइल होंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे, वॉलेटाइल होंगे। दोनों के दोनों वॉलेटाइल है, ये भी वॉलेटाइल है और ये भी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब वाष्पशील है। दोनों के दोनों कैसे हैं, वाष्पशील हैं। अब दोनों के दोनों वाष्पशील है तो यहाँ पे समझ सकते हो आप, यहाँ पे आपके ये जो सॉल्यूट है ये भी वेपर में कन्वर्ट होगा और ये भी वेपर में कन्वर्ट होगा। इस प्योर सॉल्यूट की जो वेपर प्रेशर हम मान रहे हैं वो क्या है, PA0, क्या है, PA0। और इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या मान रहे हैं हम, PB0। प्योर सॉल्यूट, शुद्ध विलायक, विलेय का जो वाष्प दाब है वो PA0 है, और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या ले रहे हैं हम, PB0। और विलेय को जब विलायक में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, विलयन। और इस विलयन में आप समझो सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। एक बात और ध्यान दें, इस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम मान रहे हैं XA, और इस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को मान रहे हैं हम XB। ठीक है। अब दोनों को जब मिला दिया तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए XAB और XB। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूट का भी होगा और वो सॉल्वेंट का भी होगा, सॉल्यूट का भी होगा और सॉल्वेंट का भी होगा। तो कुछ वेपर प्रेशर सॉल्यूट का होगा और कुछ वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। उसे हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी विलेय का आंशिक वाष्प दाब और विलायक का आंशिक, यहाँ पर प्योर नहीं है, दोनों का वेपर प्रेशर है तो दोनों का अलग अलग होगा। यहीं से आपके राउट्स लॉ बनता है। तो राउट्स लॉ क्या कहता है, राउट्स लॉ क्या कहता है, राउट्स लॉ ये कहता है सीधा सा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर विलयन में किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, कोई भी घटक है, जैसे आपके विलेय मान लो, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, उस घटक के मोल अंश के, उस घटक के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। राउल्ट का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो भी ले रहे हो आप। ठीक है, कोई सा भी कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, और वो कांस्टेंट जो होता है वो इसी की प्योर फॉर्म में जो इसका वेपर प्रेशर होता है वो आ जाता है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, ये सॉल्यूट के लिए हो गई। सेम ऐसे ही सॉल्वेंट के लिए भी आएगा, PV प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा आपके पास, XB, और PB जो आएगा वो बराबर आएगा PB0 XB। देखो राउल्ट का नियम हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही राउल्ट के नियम है। डेफिनेशन इन्हीं से बनी है, इक्वेशन से, जैसे आप बोलो। अब किसी विलयन का पूछ ले कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो विलयन का कुल वाष्प दाब कौन निर्धारित करता है, डाल्टन। डाल्टन क्या कहता है, विलयन का कुल वाष्प दाब
बिलियन में उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। पीए प्लस पीबी के इक्वल होगा। पीए और पीबी के इक्वल होगा, और पीए और पीबी के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो पी टोटल बराबर क्या आएगा? पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। पीबी नॉट, ये इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड आ गई। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बिलियन में सभी घटकों की मोल अंशों का योग कितने के बराबर होता है? 1 के। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू कितना होगा? 1। अगर मैं एक्स बी की वैल्यू निकाल दूं तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस एक्स ए। यानी हम किसी भी कंपोनेंट से उसकी मोल फ्रैक्शन को रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपके हम एक्स ए बी की वैल्यू को यहाँ रख दें तो ये आपके सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन से रिलेट हो गया, यहाँ पे एक्स से आ जाएगा। तो ये आपके पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। और किस रूल के अकॉर्डिंग? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसका एक ग्राफ भी बनता है, उसको भी देखें। ग्राफ को भी हम देख लेते हैं। देखो, ग्राफ को हम बनाए तो यहाँ पे तो हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ हम क्या ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, हाँ मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। क्या दिक्कत इसमें आज? हाँ मोल, हाँ मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार और लिख देते हैं। यहाँ मोल फ्रैक्शन दे रहे हैं। एक मिनट, इसमें कोई दिक्कत ही आ रही है, चल ही नहीं रहा। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, और यहाँ हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। यहाँ हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं। अब सीधी सी देखो, यहाँ पर मैंने लिया एक्स ए, ये चल क्यों नहीं रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऊपर करते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0। यहाँ हम ले लेते हैं एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 1, सॉरी, और इसको ले लेंगे 0। यानी आप समझो यहाँ पर एक्स ए हमने लिया है, एक्स ए इजिकल टू 1 ले लिया, एक्स ए इजिकल टू 1 ले लिया, एक्स ए इजिकल टू 1 ले लिया। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्यूट। प्योर सॉल्यूट यानी शुद्ध विलेय है। और यहाँ पर एक्स ए 0 हो गया, यानी एक्स बी बराबर बने, यानी यहाँ पर आपके पास क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट होगा। हाँ जी, प्रॉब्लम कर ही रहा है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट होगा ये। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कहानी। तो आप देखते हो प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या है? हम यहाँ पे ले लेते हैं पीए नॉट, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम यहाँ ले लेते हैं पीवी नॉट। ये तो डाउट होना नहीं चाहिए, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है। इसकी क्वांटिटी कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और दोनों वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो इधर से इधर जाने पर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन घट रहे हैं और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसे ही इधर आ रहे हो तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा हमारे पास? कम होता जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर कम होता जाएगा।
और बीच में ये जो है वो किसका आएगा, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे आता है पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे आता है पी बी बराबर राउल्ट्स लॉ से सॉल्यूशन में पी बी नॉट एक्स बी। और यहाँ पे आता है पी ए बराबर पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो गया, पूरा ग्राफ हो गया। और किस सॉल्यूशन का हो गया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। दोनों लिक्विड हैं, दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब एक बार इसको नोट्स में देख लेते हैं अपन। तो ये रहा हमारे पास, देखो सीधा सा दे रखा है इसको। अगर हम देखें राउल्ट का नियम, अब राउल्ट का नियम दे रखा है, देख द्रवों के मिश्रण का बाष्प, यानी दोनों द्रव हैं, दोनों क्या हैं, द्रव हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, द्रव हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर फॉर मिक्सचर ऑफ बाइनरी लिक्विड। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन है ए और बी, दोनों वेपर में कन्वर्ट होते हैं, बाष्पशील हैं, दोनों को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन में विलायक का वाष्प दाब और विलेय का, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर के योग के या सम के बराबर होगा। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है विलयन में उसके मोल प्रभाज यानी मोल अंश, और शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वही बात, पी ए नॉट और एक्स ए के बराबर होगा। पी ए नॉट ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ए का बिलियन में मोल प्रभाज, और पी ए बिलियन का आंशिक वाष्प दाब, वही आ गया। तो बिलियन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट बराबर पी बी नॉट एक्स बी, वही आ गया जो हमने अभी पीछे डेराइव्ड किया है। ये आपके पास ग्राफ हो गया। अच्छा, इस ग्राफ और पीछे वाले ग्राफ में क्या डिफरेंट है तो दोनों सेम ही है, बस इसने ए वाले को क्या मान लिया है, सॉल्वेंट, और बी वाले को क्या मान लिया है, सॉल्यूट। हमने उल्टा माना था, वो अपने ऊपर है, कुछ भी मान सकते हैं, या क्वेश्चन में देगा उस अनुसार मान लेंगे। तो ग्राफ तो वैसे ही है, इसको सॉल्वेंट माना है तो एक्स ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसको सॉल्यूट माना है तो एक्स बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और वही आपके पास राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये पूरा आपके राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास पूरा। अब देखो ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब दे रखा है। ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।